डायलेटर साल्बुटामोल। यस, थोड़ा सा ओके, थैंक यू। सो हमने पहला ग्रुप पढ़ा था ब्रोंकोडायलेटर्स, जिसमें साल्बुटामोल, टर्बिटालीन, है ना, साल्मेटेरोल, और मेनली साल्बुटामोल और साल्मेटेरोल के बारे में हमने पढ़ा ब्रोंकोडायलेटर्स। मोंटेलुकास जाफिलुकास की मैकेनिज्म भी मैंने बताई कि कहाँ ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है जो काम करती है ना। मास्ट सेल स्टेबलाइजर सोडियम क्रोमोग्लाइकेट कीटोटिफेन, ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स है। और फिर हमने मिथाइल जेंटाइन्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन, सौरभ मर जा, है रोड़ा ना, मत जो कर, मैं आपको साला लाठी पीएचसी पर धर दूंगा नहीं मिलती है, तो। और डोक्सोफाइलिन, हाइड्रोक्सीटाइलिन थियोफाइलिन, कोलिन थियोफाइलिनेट। तो टोटल बात ये है कि ये 2 मेडिसिन आपकी पीएचसी पर मिलती। तो अगर थोड़ा सा क्विक रिवीजन करें लास्ट लेक्चर का, तो लेट्स मूव ऑन। लास्ट लेक्चर का 2 मिनट में अगर हम क्विक रिवीजन करें, दैट्स गुड। लुक, ब्रोंकियल अस्थमा, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। ब्रोंकियल स्मूथ मसल का जब हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स का जब हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो, तो उसको हम ब्रोंकियल अस्थमा बोलते हैं। बोलो यस और नो। नैरोइंग ऑफ एयर ट्यूब, मतलब एयर ट्यूब में नैरोइंग हो जाए, सिक्रेशन बढ़ जाए, एडिमा, प्लगिंग, आप कह सकते हो। सिम्टम डिस्पनिया होंगे, वीजिंग होगा, कफ होगा, आप कह सकते हो ये सिम्टम आएंगे अस्थमा के पेशेंट। अस्थमा इज एन एग्जांपल ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप फर्स्ट, एंड इट इज आईजीई मीडिएटेड। आईजीई मीडिएटेड, तो 2 क्वेश्चन तो यही बन गए थे कि अस्थमा आईजीई मीडिएटेड होता है और हाइपर सेंसिटिविटी टाइप फर्स्ट का एग्जांपल होता है ना। ओके, फिर मैंने बताया आपको पूरी मैकेनिज्म समझाई कि जब कोई एलर्जन आपकी बॉडी में एंटर करता है, तो आप कह सकते हो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। आप कह सकते हो मास्ट सेल के ऊपर जाके इसको ट्रिगर करेगा, मास्ट सेल के ऊपर जाके ट्रिगर करेगा और मास्ट सेल को स्टिमुलेट करेगा। मास्ट सेल में वेसाइकल्स पाई जाती है, जिनमें ल्यूकोट्राइन्स, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर पाए जाते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, पर्टिकुलरली ल्यूकोट्राइन्स। और जब ये स्टिमुलेट होगा एंटीबॉडी, यानी इस एंटीजन के द्वारा, एलर्जन के द्वारा, तो इनका डीग्रेन्युलेशन होगा, यानी जो ग्रेन्यूल्स है, जो वेसाइकल्स हैं, ये फट जाएंगी, रप्चर हो जाएंगी। और डीग्रेन्युलेशन होगा तो फिर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर जो कि इनके अंदर भरे हुए थे, ल्यूकोट्राइन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ये भरे हुए थे, ये रिलीज होंगे। और ये रिलीज होंगे तो आप कह सकते हो कि ये अपने अपने रिसेप्टर पे बाइंड होंगे। ल्यूकोट्राइन बाइंड टू दियर रिसेप्टर्स, ल्यूकोट्राइन अपने रिसेप्टर पे बाइंड होगा और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, क्योंकि ये जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं, पर्टिकुलरली ल्यूकोट्राइन्स, ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाते है ना, और फिर सिम्टम आएंगे। तो हमने बोला कि अगर आप इस जो आईजीई एंटीबॉडी है, इसके खिलाफ आप एंटी दे सकते हो, यानी एंटीबॉडी के खिलाफ एंटीबॉडी दे सकते हो, ओमेलिजुमैब, जिसको आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोल सकते हो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बाजार से ओमेलिजुमैब, है ना, ओमेलिजुमैब दे सकते हो। तो ये आईजीई के खिलाफ एंटीबॉडी होगी, तो कहीं ना कहीं जो एलर्जन है वो बाइंड ही नहीं हो पाएगा। तो आप पहला ओमेलिजुमैब जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, वो यहाँ पे काम करती है, एंटी आईजीई एंटीबॉडी, यानी आईजीई के खिलाफ एंटीबॉडी दे सकते हो आप, एंटीबॉडी के खिलाफ एंटीबॉडी। दूसरा, मास्ट सेल स्टेबलाइजर, जो एलर्जन आया था उसकी वजह से मास्ट सेल में स्टिमुलेशन होता है और डीग्रेन्युलेशन होता है। तो डीग्रेन्युलेशन ना हो, मास्ट सेल स्टेबल रहे, मास्ट सेल फटे नहीं, डीग्रेन्युलेशन ना हो, तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर जैसे कीटोटिफेन या सोडियम क्रोमोग्लाइकेट दे सकते हैं। तो जब क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था मास्ट सेल स्टेबलाइजर, तो ध्यान से सुन लेना
सिंपल क्वेश्चन आपके अगर आ सकता है तो ये आ सकता है कि कीटोटिफेन इज ए, आप कह सकते हो ब्रोंकोडाइलेटर, मास्ट सेल स्टेबलाइजर, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो आपको कीटोटिफेन या सोडियम क्रोमोग्लाइकेट आर मास्ट सेल स्टेबलाइजर, ये मास्ट सेल को स्टेबलाइज करती है। कहने का मतलब इसको डीग्रेनुलेशन नहीं होने देती, फटने नहीं देती। तो दे आर मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, कीटोटिफेन एंड सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। नेक्स्ट स्टेप, अगला तीसरे नंबर पे आप दे सकते हो कि आप तीसरे नंबर पे दे सकते हो कि ल्यूकोट्राइन बाइंड टू द रिसेप्टर, रिसेप्टर पे बाइंड ही नहीं होने दो। यानी जो ल्यूकोट्राइन है, जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है, अगर वो अपने रिसेप्टर पे बाइंड होंगे तो उनके रिसेप्टर को पहले ही ब्लॉक कर दो, एंटागोनिस्ट दे दो, और रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो ल्यूकोट्राइन बाइंड नहीं हो पाएंगे और इन्फ्लामेशन नहीं हो पाएगा, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन नहीं हो पाएगा। तो आप ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, मोंटेल्यूकेस्ट एंड जाफिल्यूकेस्ट, ये खूब प्रचलन में आजकल, हर डॉक्टर यही लिखता है, मोंटेल्यूकेस्ट, जाफिल्यूकेस्ट। यानी अगर आप किसी भी डॉक्टर को दिखाने जाओ तो ये दो दवाइयां, यानी मोंटेल्यूकेस्ट एंड जाफिल्यूकेस्ट, मोंटिकैल्सी आपने सुना होगा, तो मोंटेल्यूकेस्ट और जाफिल्यूकेस्ट ये डॉक्टर लिखते ही है, मोंटेल्यूकेस्ट। तो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट आपका मोंटेल्यूकेस्ट, बोलो यस और नो, मोंटेल्यूकेस्ट, या फिर आपका जाफिल्यूकेस्ट, ये भी आप दे सकते हो, जाफिल्यूकेस्ट। वो तो ना होना और चौथे स्टेप पे ब्रोंकोडाइलेटर, जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा है तो ब्रोंकस को डायलेट कर दो, और ब्रोंकोडाइलेटर में हमने बीटा एगोनिस्ट पढ़ा है, बोलो यस और नो। तो फिलहाल मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ, ब्रोंकोडाइलेटर्स में बीटा एगोनिस्ट पढ़ा था, जो कि, या फिर हम एंटीकोलिनर्जिक भी पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो आपका ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाता है। तो अगर आपने पैरासिम्पैथेटोलाइटिक दे दी, है ना, पैरासिम्पैथेटिक को काम नहीं करने दिया तो भी ब्रोंकोडाइलेशन हो। तो ब्रोंकोडाइलेटर्स में पहला हमने बीटा एगोनिस्ट पढ़ा, बीटा एगोनिस्ट जो कि ब्रोंकोडाइल, और बीटा एगोनिस्ट में स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन करवाते हैं, बीटा एगोनिस्ट आर मोस्ट इफेक्टिव बीटा एगोनिस्ट। तो ब्रोंकोडाइलेटर में मेनली अगर क्लासिफिकेशन आइए, क्लासिफिकेशन पे आइए, क्लासिफिकेशन याद करिए कि ब्रोंकोडाइलेटर में कौन कौन सी दवाइयां मेनली काम में आती है। यस, ब्रोंकोडाइलेटर में कौन कौन सी दवाइयां काम में आती है, दैट्स गुड, ओके, लुक एट दिस। सो यस, आप इस बात को गौर से देखिए कि ब्रोंकोडाइलेटर में कौन कौन सी दवाइयां काम में आती है। तो एस्थमा के पेशेंट में आपने ब्रोंकोडाइलेटर में 3 ग्रुप है जो ब्रोंकस को डायलेट करवाते हैं। लोग, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपने अगर ये टेबल याद कर ली तो आपकी बल्ले बल्ले। अस्थमा के पेशेंट में आप ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट दे सकते हैं, पहला आप ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट दे सकते हैं, मोंटेल्यूकेस्ट, जाफिल्यूकेस्ट, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। ये ल्यूकोट्राइन को बाइंड नहीं होने देंगे, अगर ल्यूकोट्राइन को बाइंड नहीं होने देंगे तो ल्यूकोट्राइन काम नहीं करेंगे, क्योंकि ल्यूकोट्राइन के रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर लेते हैं। अगर आपने मोंटेल्यूकेस्ट दिया तो मोंटेल्यूकेस्ट जाके रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगा, और जो ओरिजिनल ल्यूकोट्राइन्स आ रहे हैं जो हमारी बॉडी में बन रहे हैं ल्यूकोट्राइन, वो अगर आके बाइंड होने की कोशिश करेंगे तो ऑलरेडी रिसेप्टर ब्लॉक है। तो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट अगर आपने दिया, मोंटेल्यूकेस्ट एंड जाफिल्यूकेस्ट, तो ल्यूकोट्राइन को बाइंड नहीं होने देगा और ल्यूकोट्राइन अपना एक्शन नहीं दिखा पाएंगे, और ल्यूकोट्राइन का एक्शन है इन्फ्लामेशन, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, यानी ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, तो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा। आपने यहाँ पर ब्रोंकोडाइलेशन नहीं करवाया है, पॉइंट टू बी नोटेड, आपने यहाँ पर ब्रोंकोडाइलेशन नहीं करवाया है, बस आपने ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होने से रोका है। देयर आर टू डिफरेंट थिंग कि ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होने से रोकना और ब्रोंकोडाइलेशन करवाना। तो आपने यहाँ पर ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन से रोका है, तो मोंटेल्यूकास्ट और जाफिल्यूकास्ट ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन से रोकती है, बिकॉज दे इनहिबिट, दे डिक्रीज द सीक्रेशन और रिलीज ऑफ, आप कह सकते हो कि ल्यूकोट्राइन्स, यानी दे इनहिबिट बाइंडिंग ऑफ ल्यूकोट्राइन्स एट दियर रिसेप्टर्स, उनके रिसेप्टर पे बाइंड होने से रोकती है, दैट्स गुड। तो ये आपको मैंने बात, अगर आप मास्ट सेल स्टेबलाइजर, यानी अगर आप मास्ट सेल को फटने ही नहीं दे, क्योंकि मास्ट सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और उन ग्रेन्यूल्स के अंदर सेरोटोनिन, उन ग्रेन्यूल्स के अंदर ल्यूकोट्राइन्स, हिस्टामिन ये पाए जाते हैं, ल्यूकोट्राइन्स, हिस्टामिन ये पाए जाते हैं। तो अगर आप मास्ट सेल को स्टेबलाइज कर दे
यानी मास्ट सेल अगर फटेगी ही नहीं तो ल्यूकोट्राइन्स और सेरोटोनिन हिस्टामिन रिलीज नहीं होंगे, तो भी आपका इन्फ्लामेशन नहीं होगा। तो आप सोडियम क्रोमोग्लाइकेट दे सकते हैं, कीटोटिफिन दे सकते हैं। तो ग्रुप नंबर बी, जो कि मैंने पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा दी। तीसरा ब्रोंकोडाइलेटर। तो ब्रोंकोडाइलेटर में मेनली 3 ग्रुप है। बीटा एगोनिस्ट, यानी बीटा एगोनिस्ट जिसको आप बीटा एगोनिस्ट बोल सकते हैं, यानी जो बीटा रिसेप्टर पे काम करती है और सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। एंड डोंट फॉरगेट कि सिंपैथेटिक सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रोंकोडाइलेशन। दूसरा ग्रुप है मिथाइल जेनथाइंस, आप मिथाइल जेनथाइंस दे सकते हैं। दूसरा ग्रुप है मिथाइल जेनथाइंस, आप मिथाइल जेनथाइंस दे सकते हैं। थियोफाइलिन, अमाइनोफाइलिन, है ना, जो कि दोनों पीएससी पर अवेलेबल है। तो दूसरा ग्रुप है मिथाइल जेनथाइंस जो हम पढ़ रहे थे, ये भी ब्रोंकोडाइलेटर में ही आते हैं। थियोफाइलिन एंड अमाइनोफाइलिन दे आल्सो लीड टू ब्रोंकोडाइलेशन, ये भी ब्रोंकोडाइलेशन करवाते हैं। तो जब ब्रोंकस चौड़ा हो जाएगा तो एयरवे चौड़ा हो गया तो सांस लेने में तकलीफ कम होगी, डिस्पनिया के सिम्टम से रिलीफ होगा। बोलो यस और नो। अगला ग्रुप है एंटीकोलिनर्जिक्स, बोलो यस और नो, है ना। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, हम इनकी चर्चा करेंगे। एंटीकोलिनर्जिक्स, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टाइट्रोपियम ब्रोमाइड। फिर आप कह सकते हो ये, फिर अगली दवाइयां हम पढ़ेंगे कि, यानी आप कह सकते हो पहला ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, दूसरा मास्ट सेल स्टेबलाइजर, तीसरा ब्रोंकोडाइलेटर और चौथा कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। चौथा कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, हम कोर्टिकोस्टेरॉइड्स पढ़ेंगे। बोलो यस और नो। अगला हम पढ़ेंगे कोर्टिकोस्टेरॉइड, बस कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, तो वो भी हम पढ़ेंगे आज, कोर्टिकोस्टेरॉइड। यस, ये टेबल अगर आपने अच्छी तरह समझ ली, रट ली, बिलीव मी, द ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट एस्थमा विल बी इजियर फॉर यू, रिमेंबर। तो आप कह सकते हो अगला ग्रुप पढ़ेंगे में कोर्टिकोस्टेरॉइड। हाँ, स्टेरॉइड भी आप कह सकते हो कि एस्थमा के मैनेजमेंट में काम में आते हैं, इन्फ्लामेशन कम करते हैं। हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिजोलोन, है ना, साथ ही साथ बेक्लोमेथाजोन जो इनहेलेशन के रूप में, है ना, ब्यूडेसोनाइड जो पीएससी पर मिलता है ना। तो आप कह सकते हो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, और लास्ट है एंटी आईजी ओमेलिजुमेब, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आप एंटी आईजीई एंटीबॉडी के खिलाफ एंटीबॉडी दे दे, यानी आईजीई के खिलाफ एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दे दे, तो भी आप कह सकते हो ये क्लासिफिकेशन। फिर हमने आप कह सकते हो तो चैट ऑन है, चलो मुझे जवाब दो, आज मैं रूबरू होता हूँ। ब्रोंकोडाइलेटर्स के कितने ग्रुप हो गए भाई? आज मैं आपसे रूबरू होता हूँ। ब्रोंकोडाइलेटर्स के कितने ग्रुप हो गए? ब्रोंकोडाइलेटर्स के कितने ग्रुप हो गए बताओ? ब्रोंकोडाइलेटर्स, यानी ब्रोंकस को डायलेट आप किन किन दवाइयों से कर सकते हैं? रिप्लाई करिए। ब्रोंकस को डायलेट आप किन किन दवाइयों से कर सकते हैं ब्रोंकोडाइलेशन? पहला बीटा एगोनिस्ट, बीटा एगोनिस्ट जो कि सिंपैथेटोमिमेटिक ड्रग होती है, यानी सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। 3, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आज थोड़ा आपसे रूबरू होके पढ़ाता हूँ। सिंपैथेटोमिमेटिक, यस, माइमेटिक्स। और इसके एग्जाम्पल, चलो बीटा एगोनिस्ट पहला ग्रुप, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत ही बढ़िया। दूसरा ग्रुप, यस, जेंथाइंस, है ना, आप कह सकते हो यस जेंथाइंस, अमाइनोफाइलिन, थियोफाइलिन। और तीसरा ग्रुप एंटीकोलिनर्जिक, तीसरा ग्रुप एंटीकोलिनर्जिक्स, यानी पैरासिम्पेथेटोलाइटिक कोलिनर्जिक्स, पैरा। एग्जाम्पल, चलो बीटा एगोनिस्ट पहला ग्रुप, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत ही बढ़िया। दूसरा ग्रुप, यस, जेंथाइंस, है ना, आप कह सकते हो यस जेंथाइंस, अमाइनोफाइलिन, थियोफाइलिन। और तीसरा ग्रुप एंटीकोलिनर्जिक, तीसरा ग्रुप एंटीकोलिनर्जिक्स, यानी पैरासिम्पेथेटोलाइटिक कोलिनर्जिक्स, पैरासिम्पेथेटोलाइटिक्स। एक्सीलेंट। मिथाइल जेंथाइन बिल्कुल ठीक है, जेंथाइंस, मिथाइल जेंथाइंस। ओके, बीटा एगोनिस्ट के एग्जांपल बताओ भाई। चलो अब अगला क्वेश्चन है, स्विच जल्दी से। बीटा एगोनिस्ट के एग्जांपल जो बीटा रिसेप्टर को, बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं।
हरिओम ने सही लिखा, बीटा एगोनिस्ट मिथाइल जेंथाइन एंटीकोलिनर्जिक। यस, बीटा एगोनिस्ट के एग्जांपल, यस बीटा एगोनिस्ट के एग्जांपल साल्ब्यूटामोल, टर्बिटालीन, नहीं टर्बिटालीन नहीं होता बच्चा, साल्ब्यूटामोल, एल्मेटेरोल जिसका दूसरा नाम है साल्ब्यूटामोल। यस ठीक है, साल्ब्यूटामोल का नाम है एल्मेटेरोल, एल्मेटेरोल। यस ओके, दूसरा साल्मेटेरोल है ना, साल्मेटेरोल। यस, तो आप कह सकते हो साल्बुटामोल, साल्मेटेरोल। यस, ये आपके बीटा एगोनिस्ट है, बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, जो कि ब्रोंकस पे पाए जाते हैं बीटा 2 रिसेप्टर। एल्मेटेरोल, यस, साल्बुटामोल का दूसरा नाम एल्मेटेरोल है। यस ठीक है, ओके ओके। टर्बिटालीन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है टर्बिटालीन, दैट्स गुड। ओके, पर हमारे जो मैंने आपको बताया टर्बिटालीन यानी हमारे जो हैं वो आपके साल्बुटामोल और साल्मेटेरोल जो पीएससी पर आपको मिलते हैं। अच्छा, जेंथाइन में कौन कौन से एग्जाम्पल, जेंथाइन में हमने कौन कौन से पढ़ा, अमाइनोफाइलिन, 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 थियोफाइलिन, थियोफाइलिन, बिल्कुल ठीक है, अमाइनोफाइलिन एंड थियोफाइलिन हमने पढ़ा। यस ठीक है, फोमेटेलोल ठीक है, कैफीन। यस, तो अब देखिए बंधु और बांधव भगतजनों, वापस अपने टॉपिक पर कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं हम समोर अदर में। तो हमने ब्रोंकोडाइलेटर्स बीटा एगोनिस्ट जो हमने पढ़ लिया, यानी बीटा एगोनिस्ट में भी हमने पढ़ा यस फोर्मोटेरोल, साल्मेटेरोल, टर्बिटालीन। यस, थोड़ा थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि यस, सबसे पहले हमने पढ़ा साल्बुटामोल जिसका नाम है एल्मेटेरोल। ओके, फास्ट एक्टिंग ड्रग है, बहुत जल्दी काम करती है, फास्ट एक्टिंग ड्रग, यूज्ड इन अटैक ऑफ अस्थमा, अस्थमा के अटैक में काम में आती है, यूज्ड इन अटैक ऑफ अस्थमा, अस्थमा के अटैक में काम में आती है। जब ये अस्थमा के टॉपिक हो जाएगा तो हम सीएनएस वाली ड्रग्स पढ़ेंगे। यस, तो यूज्ड इन अटैक ऑफ एस्थमा, एस्थमा के अटैक में काम में आती है। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 2 से 4 घंटे में, यस 2 से 4 घंटे में, तो आप कह सकते हो इसका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। और जितना शॉर्ट ड्यूरेशन होता है यानी एक तरीके से जल्दी से क्विक रिलीफ होता है, पर प्रोफाइल एक्सिस के लिए इसको काम में नहीं लेते, अटैक आ रहा हो तो ही काम में लेना चाहिए। तो पॉइंट याद कर लो, नॉट सुटेबल फॉर प्रोफाइल एक्सिस, प्रोफाइल एक्सिस के लिए इसको काम में नहीं लेते, अटैक आ रहा हो तभी काम में लेते। साइड इफेक्ट मसल ट्रेमर, तो पॉइंट याद कर लो, नॉट सुटेबल फॉर प्रोफाइल एक्सिस, प्रोफाइल एक्सिस के लिए इसको काम में नहीं लेते, अटैक आ रहा हो तभी काम में लेते। साइड इफेक्ट मसल ट्रेमर्स आ सकती है, पैल्पिटेशन हो सकता है ना, और रेस्टलेसनेस बेचैनी हो सकती है, थ्रोट इरिटेशन गले में इरिटेशन हो सकता है, और हाइपोकैलेमिया पोटेशियम का लेवल कम कर सकती है। यस, तो साल्बुटामोल के साइड इफेक्ट मसल ट्रेमर, पैल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस, थ्रोट इरिटेशन एंड हाइपोकैलेमिया, और पोटेशियम के लेवल को कम कर सकती है। यस, है ना, साल्बुटामोल के साइड इफेक्ट है, साल्बुटामोल के साइड इफेक्ट है, दैट्स गुड। क्या क्या साइड इफेक्ट हो गए, मसल ट्रेमर, पैल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस, थ्रोट इरिटेशन एंड पोटेशियम के लेवल को। डोजेज 2 से 4 mg ओरली, 2 से 4 mg ओरली। यस, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हाई है, इसलिए आप कह सकते हो 2 से 4 mg ओरली। और अगर आप इंजेक्शन देना चाहते हो तो 0.25 टू 0.5 mg यानी 250 से 500 माइक्रोग्राम, क्योंकि इंजेक्शन से एब्जॉर्प्शन बढ़िया होगा, बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा रहती है इंजेक्टेबल रूट की, और इनहेलेशनल की तो और भी ज्यादा रहती है, डायरेक्ट ब्रोंकस के मसल्स को जाएगा। तो आप कह सकते हो 0.1 टू 0.2, और डोज कम देनी है 100 टू 200 माइक्रोग्राम। तो अगर आप इनहेलेशन रूट से देते हैं तब 0.1 टू 0.2 mg, और अगर आप इंजेक्शन रूप में देते हैं तो 250 से 500 माइक्रोग्राम यानी 0.25, और अगर आप ओरली देते हैं तो 2 से 4 mg ओरली। ये साल्बुटामोल के बारे में था। फिर अगला टर्बिटालिन, फास्ट एक्टिंग इनहेल्ड साल्बुटामोल एंड टर्बिटालिन आर यूज्ड फॉर एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा। अगर आप साल्बुटामोल प्लस टर्बिटालिन का कॉम्बिनेशन दे इनहेलेशन में
तो एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा से जल्दी रिलीफ मिल सकता है। तो ध्यान से सुनना, इनहेल्ड साल्बुटामोल एंड टर्ब्यूटालिन आर यूज्ड फॉर एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा। अस्थमा के एक्यूट अटैक में काम में आती है टर्ब्यूटालिन। डोज ओरली, आप कह सकते हो अगर ओरली देते हो तो 5 mg और सबक्यूटेनियस देते हो तो 0.25 mg टर्ब्यूटालिन की, और अगर इनहेलेशन में देते हो तो 250 माइक्रोग्राम 250 माइक्रोग्राम यानी 0.25 mg। यस, इनहेलेशन में डोज कम होती है, इंजेक्टेबल में थोड़ी ज्यादा और ओरली और ज्यादा। तो ओरली 5 mg, सबक्यूटेनियसली 0.25 mg एंड आप कह सकते हो इनहेलेशन ऑलमोस्ट इक्वल 0.25 mg। यस यस, साइड इफेक्ट कोई से भी रूट से लो, है ना, साइड इफेक्ट जो भी होते हैं मेडिसिन के वो किसी भी रूट से लो साइड इफेक्ट होते हैं। यस और नो, दैट्स गुड। साल्मेटेरोल लॉन्ग एक्टिंग, लंबे टाइम तक काम करती है, नोट फॉर एक्यूट सिम्टम। तो लंबे टाइम तक तो आप इसके जो असर आएगा, इफेक्ट आएगा वो भी थोड़ा लेट आएगा, तो एक्यूट अटैक में काम में नहीं आती है ना। बस ये मेंटेनेंस थेरेपी। अटैक अगर एक्यूट अटैक आ रहा है तो आप साल्बुटामोल प्लस टर्ब्यूटालिन का कॉम्बिनेशन दे दे। साल्बुटामोल, एक्यूट अटैक आ रहा है, साल्बुटामोल प्लस टर्ब्यूटालिन का कॉम्बिनेशन दे दे। ओके, उसके बाद आप कह सकते हो अगर फिर मेंटेन रखना है, मेंटेनेंस यानी आगे अटैक नहीं आए, यानी अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं मेडिसिन और कंटिन्यू करते हैं, देन यू कैन प्रिस्क्राइब साल्मेटेरोल। साल्मेटेरोल आप कह सकते हो कि मेंटेनेंस थेरेपी में। फॉर्मोटेरोल लॉन्ग एक्टिंग, फास्टर ऑनसेट, यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस के लिए काम में आती है ना, प्रोफाइलैक्सिस के लिए, यानी अस्थमा का अटैक नहीं आए तो फॉर्मोटेरोल प्रोफाइलैक्सिस में, और एक्यूट अस्थमा में भी काम में ले सकते हैं और प्रोफाइलैक्सिस में। दैट्स गुड। अब ब्रोंकोडायलेटर में दूसरा ग्रुप है मिथाइल जेंथाइन्स, जो भी हम पढ़ चुके हैं, कैफीन, थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन। इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। मिथाइल जेंथाइन दे ब्लॉक एडिनोसिन रिसेप्टर। काम कैसे करती है, एडिनोसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, और अगर एडिनोसिन का लेवल ज्यादा हो तो इट इज ए ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर। ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर का रूप में काम में करता है, ब्रोंकस को कंस्ट्रिक्ट करवाता है ना। लोग सेल के अंदर जीएमपी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट या फिर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक सी लगा हुआ है, साइक्लिक, और एंजाइम के अंदर फॉस्फोडाइएस्ट्रेज और जीएमपी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाता है। अगर इसका लेवल ज्यादा हो तो ब्रोंकोडाइलेशन होता है जीएमपी का, यानी जीएमपी का या एएमपी का लेवल ज्यादा हो सेल के अंदर तो फिर ब्रोंकोडाइलेशन होता है स्मूथ मसल्स के अंदर, सेल के अंदर ब्रोंकोडाइलेशन। तो क्या करते हैं कि जब इसका ब्लॉक कर दिया आपने, मिथाइल जेंथाइन दिया, एमिनोफाइलिन या थियोफाइलिन, तो आपने इस एंजाइम को ब्लॉक कर दिया, और इस एंजाइम को ब्लॉक कर दिया तो इसका लेवल ज्यादा हो जाएगा सेल के अंदर, जीएमपी का और एएमपी का। और जीएमपी और एएमपी साइक्लिक जीएमपी एंड साइक्लिक एएमपी का लेवल अगर ज्यादा हो जाएगा, साइक्लिक जीएमपी एएमपी का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो ब्रोंकोडाइलेशन हो जाएगा। कहने का मतलब इस एंजाइम को ब्लॉक करते ही आपका ब्रोंकोडाइलेशन हो जाएगा। इस एंजाइम को ब्लॉक करते ही, बार बार बोल रहा हूं, एंजाइम का नाम है पीडीपी, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज, है ना, दैट्स गुड, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज। तो जैसे ही इस एंजाइम को आप ब्लॉक कर दोगे, है ना, तो इस एंजाइम को ब्लॉक करते ही साइक्लिक जीएमपी और साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ जाएगा, और इसका लेवल बढ़ते ही आप कह सकते हो ब्रोंकोडाइलेशन हो जाएगा। बढ़ू आगे, लास्ट बार बोल रहा हूं, जो आपकी थियोफाइलिन है, अमाइलोफाइलिन है, दे ब्लॉक एंजाइम फॉस्फोडाइएस्ट्रेज। ये इस एंजाइम को ब्लॉक करते ही जो जीएमपी से कन्वर्ट हो रहा था, 5 जीएमपी बन रहा था, साइक्लिक जीएमपी कन्वर्ट होके 5 जीएमपी में कन्वर्ट हो रहा था, वो रुक जाएगा, और सेल के अंदर जीएमपी का लेवल बढ़ जाएगा, और जीएमपी का लेवल बढ़ जाएगा तो ब्रोंकोडाइलेशन होगा। ये मिथाइल जेंथाइन, हाउ डू दे वर्क, अमाइनोफाइलिन एंड थियोफाइलिन, दे आर सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग, सीएनएस को स्टिमुलेंट करती है, सो टॉक्सिसिटी हो सकती है, बी केयरफुल। ट्रेमर्स, क्योंकि सीएनएस में इंपल्सेस ज्यादा होंगी तो ट्रेमर्स, डिलीरियम, कन्वल्जन्स। व्हाट आर कन्वल्जन्स एंड सीजर्स, हाइपर एक्टिविटी ऑफ सीएनएस,
हाइपर एक्टिविटी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, इम्पल्सेज अगर ज्यादा जा रहे तेजी से तो दैट आर कॉल्ड एज कन्वर्जेंस ऑफ सीजर्स। तो अगर सीएनएस को स्टिमुलेट कर दिया तो आप कह सकते हो हाइपर स्टिमुलेशन मिलेगा नर्व फाइबर्स को, न्यूरोट्रांसमीटर तेजी से काम करेंगे, तो वहां पर आप कह सकते हो कन्वर्जेंस ऑफ सीजर्स का खतरा है, अरिथमियाज हो सकते हैं और इवन समटाइम दे कैन लीड टू दैट। यस, फर्दर वी गो, थियोफाइलिन वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली, यानी ओरली अच्छी तरह एब्जॉर्ब होती है थियोफाइलिन। पोटेंट वेसोडाइलेटर, वेसोडाइलेशन करवाती है थियोफाइलिन भी। कैन कोज हाइपोटेंशन, यानी बीपी को कम कर सकती है, कैन कोज हाइपोटेंशन, बीपी को कम कर सकती है, क्योंकि वेसोडाइलेटर है, वेसल्स को डायलेट कर देगी। तो थियोफाइलिन के बारे में ओरली यस एब्जॉर्ब होती है। वेसोडाइलेशन, पोटेंट वेसोडाइलेटर, यानी आप कह सकते हो कि ब्लड वेसल का डायलेट करवाती है। यस, तो अगर ब्रोंकस का तो करवाती है, साथ में वेसोडाइलेशन भी करवाती है। तो अगर ब्लड वेसल्स का डायलेट करवाएगी तो रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया हो सकता है, यानी पहले आप कह सकते हो हाइपोटेंशन होगा तो उसकी वजह से टैकिकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ सकती है। कंपनसेटरी मैकेनिज्म, कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर, प्लेसेंटल बैरियर और मिल्क में जा सकती है तो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है, बी केयरफुल। इसलिए आप कह सकते हो कि प्रेग्नेंट औरत को ना दें। हैज नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी सेफ्टी, क्योंकि इसकी थेरेप्यूटिक रेंज नैरो है, 10 से 20 माइक्रोग्राम पर एमएल, नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, नैरो थेरेप्यूटिक रेंज। एडवर्स इफेक्ट, सीएनएस सीवीएस सब पे इफेक्ट आ रहे हैं एडवर्स, हेडेक, नोजिया, नर्वसनेस, अर्ली सिम्टम। हम बात कर रहे हैं थियोफाइलिन की, तो थियोफाइलिन के साइड इफेक्ट सीएनएस पे भी आ सकते हैं, सीवीएस पे भी आ सकते हैं। आप कह सकते हो नोजिया, वोमिटिंग, नर्वसनेस, हेडेक और इरिटेंट प्रॉपर्टी। ओरल में गैस्ट्रिक पेन, अगर ओरली लोगे ओरल डोज तो गैस्ट्रिक पेन कर सकती है, और अगर सपोजिटरी दोगे रेक्टम पर रेक्टम तो रेक्टल इन्फ्लामेशन कर सकती है। ये थियोफाइलिन के बारे में था। टॉक्सिसिटी, एरिथमियाज, थियोफाइलिन की टॉक्सिसिटी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है, एरिथमियाज हो सकते हैं। डोज 100 टू 300 मिलीग्राम टीडीएस, जो थियोफाइलिन की डोज होती है वो 100 से 300 मिलीग्राम, 0.1 टू 0.3 ग्राम, 0.1 टू 0.3 ग्राम टीडीएस, दिन में 3 बार। यस, ये इसकी डोज है। अमाइनोफाइलिन स्लो आईवी इन्फ्यूजन, आईवी इन्फ्यूजन स्लोली देते हैं। यूजेज ब्रोंकियल एस्थमा में, प्रीमेच्योर इन्फेंट में, ब्रोंकियल एस्थमा में दे सकते हैं अमाइनोफाइलिन, प्रीमेच्योर इन्फेंट को दे सकते हैं। एपनिया, अगर कहीं पर एपनिया हो, है ना, डिक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ एपनिया, वहां पर एपनिया क्या होता है, एपनिया होता है कि अगर कोई 20 सेकंड, कोई बच्चा, नियोनेटल एपनिया में भी हम काम में ले सकते हैं। व्हाट इज एपनिया, अगर कोई 20 सेकंड से ज्यादा, 20 सेकंड से ज्यादा श्वास ना ले, हमारा रेस्पिरेशन अगर 20 सेकंड से ज्यादा रुक जाए, दैट इज नोन एज एपनिया, उसको हम एपनिया बोलते हैं। अगर हमारा रेस्पिरेशन 20 सेकंड से ज्यादा रुक जाए, दैट इज कॉल्ड एज एपनिया, उसको हम एपनिया बोलते हैं। बोलो यस और नो, 20 सेकंड से ज्यादा रुक जाए तो उसको हम एपनिया बोलते हैं। बच्चा अगर 20 सेकंड से ज्यादा हो जाए और श्वास ना ले, दैट इज कॉल्ड एज एपनिया। सुन लेना, एपनिया का मतलब ये नहीं कि मरे गया, श्वास नहीं आया। एपनिया का मतलब है ट्रांजिएंट ब्लॉकेज, ट्रांजिएंट सीजेशन। तो एपनिया की अगर मैं डिफाइन करूं, व्हाट डू यू मीन बाय एपनिया, एपनिया से आपका क्या मतलब है, तो एपनिया का मतलब है ट्रांजिएंट सीजेशन ऑफ, ट्रांजिएंट सीजेशन ऑफ, ट्रांजिएंट सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन का ट्रांजिएंट सीजेशन हो, ट्रांजिएंट सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का अगर ट्रांजिएंट सीजेशन हो, दैट इज नोन एज एपनिया, उसको हम एपनिया। 20 सेकंड से ज्यादा हो, अगर कोई 20 सेकंड से ज्यादा श्वास ना ले तो दैट इज नोन एज एपनिया। यस और नो, 15-20 सेकंड, तो अगर 20 सेकंड से ज्यादा तक श्वास ना ले, दैट्स गुड, तो दैट इज आप कह सकते हो ट्रांजिएंट सीजेशन ऑफ एपनिया। ओके, तो अमाइनोफाइलिन हो गया। अगला आज का हमारा टॉपिक है, यस, हम पढ़ेंगे एंटी कोलिनर्जिक्स, यानी इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। तो लेट्स बिगिन विद एंटी कोलिनर्जिक्स। हम एंटी कोलिनर्जिक्स के बारे में पढ़ेंगे अब। यस,
एंटी। तो तीसरा ग्रुप है ब्रोंकोडायलेटर्स का एंटीकोलिनर्जिक्स, एंटीकोलिनर्जिक्स, यस, एंटीकोलिनर्जिक्स, एंटीकोलिनर्जिक्स। दे आर ऑल्सो, क्योंकि पैरासिम्पैथेटोलाइटिक, पैरा ऑल्सो नोन एज, यू कैन कॉल देम पैरासिम्पैथेटोलाइटिक, सिंपैथेटोलाइटिक्स जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी को इनहिबिट करे, है ना। दे आर लेस एफिशियस, है ना, यानी दे आर लेस इफेक्टिव एंड लोअर स्लोअर एक्टिंग। तो इनके बारे में आपको पहला करना है, लेस एफिशियस एंड स्लोअर एक्टिंग, स्लो काम करते हैं, स्लोअर एक्टिंग, स्लो काम करती है एंटीकोलिनर्जिक्स। देन बीटा एगोनिस्ट, बीटा एगोनिस्ट की तुलना में जो बीटा 2 वो तेजी से ब्रोंकोडायलेशन करवाते हैं, एक्यूट अस्थमा के अटैक में आप कह सकते हो फर्स्ट लाइन है जल्दी से। देन बीटा 2 एगोनिस्ट, बीटा 2 एगोनिस्ट की तुलना में, बोलो यस और नो। ओके, मोर इफेक्टिव फॉर सीओपीडी, अगर क्रोनिक ऑब्स्ट्रेटिक पल्मोनरी डिजीज है तो वहां ज्यादा इफेक्टिव है। तो अगला, मोर इफेक्टिव इन सीओपीडी देन अस्थमा, more effective in COPD. Anticholinergics are more effective in COPD, chronic obstructive pulmonary disease, than asthma, है ना, एस्थमा की तुलना में, देन एस्थमा की तुलना में आप कह सकते हो कि ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, ज्यादा इफेक्टिव है सीओपीडी के पेशेंट में, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ओके, इप्राट्रोपियम एंड टाइट्रोपियम ब्रोमाइड, ये इसके एग्जाम्पल है, बोलो यस और नो। तो अब इनके एग्जाम्पल मेडिसिन के, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड ट्राइट्रोपियम ब्रोमाइड, यस और नो, ट्राइट्रोपियम ब्रोमाइड, ये इसके एग्जाम्पल है। आप इनको इनहेलेशन के रूप में दे सकते हैं। ट्राइट्रोपियम लॉन्गर एक्टिंग है, ट्राइट्रोपियम ब्रोमाइड लॉन्गर एक्टिंग है, आप कह सकते हो लंबे समय तक काम करती है, लॉन्गर एक्टिंग है। जबकि इप्राट्रोपियम है, आप कह सकते हो दैट इज शॉर्ट एक्टिंग, वो शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्टर एक्टिंग, यस। तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है वो शॉर्टर एक्टिंग है, जबकि ट्राइट्रोपियम ब्रोमाइड है वो लॉन्गर एक्टिंग है ना। और कॉम्बिनेशन में अगर आप देते हो इप्राट्रोपियम और विद बीटा एगोनिस्ट तो इफेक्टिव है और बढ़िया ब्रोंकोडायलेशन। तो आगे लिखिए, है ना, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेल्ड इप्राट्रोपियम विद बीटा 2 एगोनिस्ट, बीटा 2 एगोनिस्ट, बीटा 2 एगोनिस्ट जैसे कि साल्बुटामोल, फॉर एग्जांपल साल्बुटामोल, साल्बुटामोल आप कह सकते हो। सो साल्बुटामोल इट इज मोर इफेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग। अगर आप ये कॉम्बिनेशन देते हो तो मोर इफेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग, मोर इफेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग, और लंबे समय तक चलती है, लॉन्ग लास्टिंग। तो ध्यान से सुन लेना कि अगर आप कॉम्बिनेशन में देते हैं इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और साल्बुटामोल तो इफेक्ट बढ़िया आएगा और लॉन्ग लास्टिंग, और लॉन्ग लास्टिंग है। समझ में आ रहा है, इफेक्ट बढ़िया आएगा और लॉन्ग लास्टिंग है, दैट्स गुड। साल्बुटामोल लगभग 100 माइक्रोग्राम, इप्राट्रोपियम लगभग 20 माइक्रोग्राम, इनका कॉम्बिनेशन। लेट्स सी मेडिसिन अगर अवेलेबल हमारे पास, यस मेडिसिन अगर अवेलेबल है लिस्ट देखिए,
कॉम्बिनेशन होगा इप्राट्रोपियम का या साल्बुटामोल का? नहीं, हमारे पास स्टेरॉइड है, यस, अवेलेबल नहीं है, दैट्स गुड। तो यस, अवेलेबल नहीं है पीएससी पर साल्बुटामोल और इप्राट्रोपियम का कॉम्बिनेशन, पर अगर आप दें बाजार से तो कहीं ना कहीं लॉन्गर इफेक्टिव और बढ़िया आप कह सकते हो एक्शन आएगा। नहीं है, साल्बुटामोल अकेली है, नेबुलाइजर नहीं है, इनहेलेशन है, दैट्स गुड, नहीं है, पीएससी पर अवेलेबल नहीं है। तो ये आपका एंटीकोलिन, इवन इप्राट्रोपियम और ट्राइट्रोपियम, यानी कहने का मतलब एंटीकोलिनर्जिक्स, तो ज्यादा इफेक्टिव है। एंड ब्रोंकोडायलेटर नहीं है, ब्रोंकोडायलेटर तो 3 ही थे, सिंपैथेटोमिमेटिक, पैरासिम्पैथेटोलाइटिक एंड मिथाइलजेंथाइंस। तो दे आर नॉट ब्रोंकोडायलेटर्स, ये ब्रोंकोडायलेटर नहीं होते, नॉट ब्रोंकोडायलेटर्स, ब्रोंकोडायलेटर्स नहीं होते, ब्रोंकोडायलेटर्स, दैट्स गुड। फिर क्या करते हैं? दे आर पोटेंट एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, रादर आई शुड से दे आर पोटेंट एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, क्योंकि इंफ्लामेशन को कम करने के लिए हम स्टेरॉइड देते हैं। पोटेंट एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, क्योंकि इंफ्लामेशन ही तो हो रहा है वहां पर, ल्यूकोट्राइन इंफ्लामेशन करवा रहे हैं, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करवा रहे हैं, तो दे आर पोटेंट एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स यानी एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, पोटेंट एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, inflammatory drugs, yes, okay, further we go on. Also decrease bronchial hyperactivity and mucosal edema, they also decrease bronchial hyper inflammation या hyper activity ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं एंड म्यूकोजल इडीमा और इडीमा को कम करते हैं, म्यूकोजल इडीमा और म्यूकोजल इडीमा को कम करते हैं, दैट्स गुड, म्यूकोजल इडीमा को, हाँ या ना, जानते हैं आप अच्छी तरह, दैट्स गुड। सो कहीं ना कहीं ये आपका सिस्टमिक स्टेरॉइड थेरेपी सीवियर क्रोनिक अस्थमा कहाँ कहाँ यूजेज है इनके यूजेज अगर मैं बोलूं कि यूजेस स्टेटिकोस अस्थमेटिकोस यानी अस्थमा का अटैक है, एक्यूट अटैक है, अस्थमेटिकोस वहां यूज होते हैं। स्टेटस अस्थमेटिकोस यानी अस्थमा का अटैक आया है वहां पर ये काम में आती है, समझ में आ रहा है। साथ ही साथ सीओपीडी में भी आप काम में ले सकते हो, और साथ ही साथ अगर सीवियर क्रोनिक अस्थमा है वहां पर भी आप दे सकते हो, क्रोनिक अस्थमा है वहां पर भी आप दे सकते हो। ये इसके यूजेज हो गए, सीवियर क्रोनिक अस्थमा है। ओके, इनहेल्ड जो स्टेरॉइड है, इनहेल्ड स्टेरॉइड्स हाई टॉपिकल एंड लो सिस्टमिक एक्टिविटी, इनकी हाई टॉपिकल यानी इनहेल्ड की जो लोकल एक्टिविटी है पर्टिकुलरली ब्रोंकस पर, इनहेल्ड स्टेरॉइड यानी अस्थमा का अटैक आया है वहां पर ये काम में आती है, समझ में आ रहा है। साथ ही साथ सीओपीडी में भी आप काम में ले सकते हो, और साथ ही साथ अगर सीवियर क्रोनिक अस्थमा है वहां पर भी आप दे सकते हो, क्रोनिक अस्थमा है वहां पर भी आप दे सकते हो। ये इसके यूजेज हो गए, सीवियर क्रोनिक अस्थमा है। ओके, इनहेल्ड जो स्टेरॉइड है, इनहेल्ड स्टेरॉइड्स हाई टॉपिकल एंड लो सिस्टमिक एक्टिविटी, इनकी हाई टॉपिकल यानी इनहेल्ड की जो लोकल एक्टिविटी है पर्टिकुलरली ब्रोंकस पर, हाई टॉपिकल एक्टिविटी यानी जो लोकल है, टॉपिकल का मतलब लोकल इनहेलेशन में, हाई टॉपिकल एक्टिविटी
और इनका लेस सिस्टमिक एक्टिविटी, अदर ऑर्गन्स पे असर कम डालते हैं। अगर आप ओरली इंजेक्टेबल लेते हैं तो ब्रोंकस पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे असर आएगा ही आएगा, पर अदर ऑर्गन्स पे साइड इफेक्ट ज्यादा आएंगे। पर अगर आप इनहेल्ड स्टेरॉइड लेते हैं तो इनका ब्रोंकस पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे तो असर बढ़िया आएगा, कहने का मतलब इन्फ्लामेशन को कम करेंगे, पर अदर ऑर्गन्स पे कम काम करेंगे। लेस या लो सिस्टमिक एक्टिविटी, लेस सिस्टमिक एक्टिविटी, यानी आप कह सकते हो या लो सिस्टमिक एक्टिविटी, लेस या लो सिस्टमिक है तो अदर ऑर्गन्स पे असर कम डालते हैं, ये इनका एक एडवांटेज। अगर मैं इनहेल के एग्जांपल बताऊं, यस और नो, एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल बैक्लोमेथाजोन, बैक्लोमेथाजोन, यस, फॉर एग्जांपल ब्यूडेटोनाइट, ओके, फॉर एग्जांपल फ्लूटिकाजोन, फ्लूटिकाजोन, फॉर एग्जांपल यस साइक्लोसोनाइट। तो ये आपके एग्जांपल्स है। दैट्स गुड। नो रोल इन एक्यूट अटैक और स्टेटस अस्थमेटिकस। अगर आप इनहेल है तो इनहेल में लुक एट दिस, मैंने आपको बताया कि अगर आप इनहेलेशन में दे रहे हो, लोकल दे रहे हो, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है इनहेल, तो फिर इनका ज्यादा रोल स्टेटस अस्थमेटिकस एक्यूट अटैक में नहीं है। पर अगर आप अदर रूट से दे रहे हो तब इनके यूजेज ठीक है। पर परसिस्टेंट अस्थमा हो, उनमें लंबे क्रोनिक अस्थमा, यानी अगर क्रोनिक अस्थमा हो तो क्रोनिक अस्थमा में लंबे टाइम के लिए यूज होते हैं। एडवर्स इफेक्ट, होर्सनेस ऑफ वॉइस, इनके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? होर्सनेस ऑफ वॉइस, एडवर्स इफेक्ट होर्सनेस ऑफ वॉइस, यस, होर्सनेस ऑफ वॉइस यानी आवाज में खरखरास। डिस्पनिया, डिस्फोनिया, आवाज खराब भी हो सकती है। डिस्फोनिया, जब पेशेंट बोलेगा अगर लंबे टाइम तक यूज ले रहा है तो बोलने में दिक्कत होगी, आवाज में खराबी, क्योंकि गले में खराबी। सोर थ्रोट, गले में खराश रहेगी, तो स्टेरॉइड लेने वालों के सोर थ्रोट, गले में खराश रहती है। होर्सनेस ऑफ वॉइस, डिस्फोनिया, और साथ ही साथ ओरोफेरिंजियल कैंडिडियासिस, ओरो यानी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। ओरोफेरिंजियल, ओरोफेरिंजियल कैंडिडियासिस, कैंडिडियासिस, ओरोफेरिंजियल कैंडिडियासिस, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। और यस और नो? यस, बरकत अली, ओरल कैंडिडियासिस, ओके ओके। सो आप कह सकते हो होर्सनेस ऑफ वॉइस, डिस्फोनिया, सोर थ्रोट, ओरोफेरिंजियल कैंडिडियासिस, ये आपको देखने को मिल सकता है। बढ़ू आगे। दीज कैन बी मिनिमाइज्ड बाय गार्गलिंग आफ्टर ईच डोज, यानी अगर आप ओरल लेते हैं या इनहेलेशन लेते हैं तो आप गार्गल कर ले। तो ध्यान से सुन लेना, अगर आपको ये साइड इफेक्ट मिनिमाइज करना है, these side effects या above side effects can be minimized, above side effects, बोलो yes or no, can be minimized, minimize कर सकते हो आप, कम कर सकते हो by gargling, by gargling, yes, after, है ना, गार्गल करके, आफ्टर ईच डोज, हर डोज के बाद, आफ्टर ईच डोज, हर डोज के बाद। तो अगर आप साइड इफेक्ट चाहते हैं तब तो गार्गल मत करो, और साइड इफेक्ट अगर कम चाहते हैं तो गार्गल करो हर डोज के बाद, है ना। दैट्स गुड, ओके ओके। बढ़े आगे। ओरल अगर आप कह सकते हो, यस आई कैन सी, क्लोट्राइमाजोल आप ले सकते हैं ओरल कैंडिडियासिस के लिए, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, है ना, या फिर निस्टाटीन ले सकते हैं। दैट्स गुड। तो टॉपिकल, तो अगर कैंडिडियासिस को ट्रीट करना चाहते हो, ओरल कैंडिडियासिस, ओरल कैंडिडियासिस, तो वहां पर आप कह सकते हो ओरल कैंडिडियासिस को अगर आप ट्रीट करना चाहते हो या प्रिवेंशन, बचाना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है स्टेरॉइड ले रहे हो आप लंबे समय के लिए, तो सोर थ्रोट रहेगा, होर्सनेस ऑफ वॉइस, कैंडिडियासिस हो सकता है, साइड इफेक्ट आपने देख ली। तो कैंडिडियासिस से बचना चाहते हो तो आप ओरल टॉपिकल निस्टाटीन ले सकते हैं, टॉपिकल निस्टाटीन, या फिर आप क्लोट्राइमाजोल ले सकते हैं।
क्लोट्राइमाजोल। तो आप ओरल कैंडिडियासिस का प्रोफाइलैक्सिस और प्रिवेंशन करना चाहते हैं, अगर आप प्रोफाइलैक्सिस और प्रिवेंशन करना चाहते हैं, प्रोफाइलैक्सिस और प्रिवेंशन, प्रोफाइलैक्सिस और प्रिवेंशन करना चाहते हैं, है ना, ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर, या ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर निस्टैटिन या क्लोट्राइमाजोल ले सकते हैं। इनहेल्ड स्टेरॉइड आर सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान अगर प्रेग्नेंट औरत है तो दे आर सेफ। इनहेल्ड स्टेरॉइड्स, क्योंकि सिस्टमिक इफेक्ट कम आते हैं इनके, लोकल इफेक्ट यानी टॉपिकल ब्रोंकस पे ज्यादा आते हैं। मैंने पहले ही बोला है कि सिस्टमिक इफेक्ट इनके कम आते हैं। तो इनहेल्ड स्टेरॉइड्स, इनहेल्ड स्टेरॉइड्स आर सेफ इन प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेगनेंसी के दौरान सेफ है। इनहेल्ड स्टेरॉइड्स आर सेफ इन प्रेगनेंसी, यस, प्रेगनेंसी के दौरान सेफ है, दैट्स गुड। तो इनहेल्ड स्टेरॉइड्स आर सेफ इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान सेफ है, आप दे सकते हैं, दैट्स गुड। सो लेडीज एंड मैन, ये हमारा इसके बारे में, अस्थमा के मैनेजमेंट के बारे में हमने स्टेरॉइड के बारे में पढ़ा। अगर मेडिसिन प्लीज यहाँ पे ब्यूडोसोनाइड वगैरह के बारे में अगर दे रखा हो स्टेरॉइड, यस यस, लुक, बेक्लामेथाजोन इनहेलेशन अवेलेबल है, बेक्लामेथाजोन इनहेलेशन 200 माइक्रोग्राम पर डोज अवेलेबल है, दे सकते हो आप, यस, बेक्लोमेथाजोन इनहेलेशन 200 माइक्रोग्राम पर डोज पीएससी पर अवेलेबल है, बेक्लोमेथाजोन, यस, आप कह सकते हो। प्रिवेंशन ऑफ अस्थमा अटैक, प्रोफाइलैक्सिस के लिए, प्रोफाइलैक्सिस के लिए, है ना, दैट्स गुड, ओके। साथ ही साथ ब्यूडेसोनाइट नेबुलाइजर भी अवेलेबल है 0.25 mg पर ml, तो ब्यूडेसोनाइट नेबुलाइजर भी अवेलेबल है 0.25 mg पर ml। थोड़ा सा आप इसको जूम कर सकते हैं, दैट्स गुड, ये 2 स्टेरॉइड है, अगर आप जूम करना चाहें, दैट्स गुड, तो ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, यस, थैंक यू, दैट्स गुड, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, थैंक यू। दिख रहा है, दैट्स गुड। बेक्लोमेथाजोन, थैंक यू, बेक्लोमेथाजोन इनहेलेशन 200 माइक्रोग्राम पर डोज, आप क्लियर दिख रहा होगा, 366 कोड नंबर है, मेडिसिन का कोड है 366 बेक्लोमेथाजोन। यानी जब आप पीएससी पर जाओगे, सब सेंटर पर पीएससी पर, तो आपके पास असेंशियल ड्रग की लिस्ट होगी, और असेंशियल ड्रग की लिस्ट होगी, पहली बात तो इसमें लिखा हुआ है यूजेज, कहाँ कहाँ काम में आते हैं, क्योंकि इसमें एक कॉलम है आगे जो मैं आपको अक्सर बताता हूँ कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो अगर इसके नाम पे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अस्थमा के प्रिवेंशन के लिए बेक्लामेथाजोन अवेलेबल है, नहीं है तो आप ऑर्डर देके मंगवा सकते हैं ड्रग स्टोर से, डिस्ट्रिक्ट ड्रग स्टोर से, है ना। तो आप कह सकते हो बेक्लामेथाजोन इनहेलेशन 200 माइक्रोग्राम पर डोज, डोज भी देख लीजिए 200 माइक्रोग्राम पर डोज इनहेलेशन के द्वारा, 200 माइक्रोग्राम पर डोज। ब्यूडेसोनाइट, ब्यूडेसोनाइट नेबुलाइजर ये भी अवेलेबल है, ब्यूडेसोनाइट नेबुलाइजर ये भी अवेलेबल है 0.25 mg पर ml। नेबुलाइजर मशीन के द्वारा, एपरेटस के द्वारा नेबुलाइज करवा सकते हो, ब्यूडेसोनाइट नेबुलाइजर। स्टेरॉइड तो ब्रोंकस को डायलेट नहीं करते, बस ये इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, दे आर एंटी इन्फ्लामेटरी, ऑलवेज रिमेंबर, जो स्टेरॉइड है वो एंटी इन्फ्लामेटरी यानी पोटेंट एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, पोटेंट एंटी इन्फ्लामेटरी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप ओरल अगर कोई एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन ले रहे हो तो फिर वो अदर सिस्टमिक साइड इफेक्ट ज्यादा आते हैं, पर इनहेलेशन वाले ले रहे हो तो अदर सिस्टमिक साइड इफेक्ट थोड़े कम आते हैं, बहुत ज्यादा दिनों तक यूज करते हो तब आएंगे, है ना। एड्रिनल कोर्टिकल इनसफिशियंसी, अगर आप प्रलोंग कई सालों तक यूज करते हैं, दैट्स गुड।
तो बेक्लोमेथाजोन नीलमार्य बिल्कुल सही है, 200 माइक्रोग्राम पर डोज, बिल्कुल। हाँ स्पीड बढ़ा रहे हैं, ये आपका टॉपिक पूरा हो जाए। ब्यूडोसोनाइड नेबुलाइजर 0.25 mg/ml नीलमार्य, वेरी गुड। बढ़े आगे, तो ये आपका अवेलेबल है। इसको थोड़ा सा अगर हम इस इधर लेके जाए तो लुक एट दिस, यस, प्रिवेंशन ऑफ, जो आपकी बेक्लोमेथाजोन है, प्रिवेंशन ऑफ अस्थमा अटैक, बेक्लोमेथाजोन प्रिवेंशन ऑफ अस्थमा अटैक, और आपका ब्यूडोसोनाइड अस्थमा में दिया जाता है। 2 ml एम्प्यूल आता है ब्यूडोसोनाइड, और आपका बेक्लोमेथाजोन 200 मीटर डोज कंटेनर आता है। दैट्स गुड। फिलहाल ये आपका अस्थमा की मेडिसिन। एक टॉपिक और है, स्टेटस अस्थमेटिकुस, एक बार उसका भी चर्चा कर लेते हैं, स्टेटस या स्टेटस अस्थमेटिकुस। तो अगला टॉपिक हमारा स्टेटस अस्थमेटिकुस, अस्थमेटिकुस, यस, स्टेटस अस्थमेटिकस या रिफ्रैक्टरी अस्थमा, जिसका दूसरा नाम है रिफ्रैक्टरी अस्थमा, रिफ्रैक्टरी अस्थमा, यस। आप कह सकते हो एक्यूट सीवियर अस्थमा, तीसरे शब्दों में आप कह सकते हो एक्यूट सीवियर अस्थमा, तेजी से, और वो भी सीवियर अटैक। दिस इज नोन एज, आप कह सकते हो बहुत तगड़ा डिस्प्रिया, श्वास लेने में दिक्कत, है ना। तो क्या क्या मैनेजमेंट होगा, O2 का लेवल कम हो रहा है तो हम O2 भी दे सकते हैं, और साथ ही साथ हाइड्रोकोर्टिजोन हेमिसक्सिनेट 100 mg IV स्टेट। अगर इसका मैनेजमेंट करना हो तो इसके लिए आपको क्या क्या मैनेजमेंट करना है, हाइड्रोकोर्टिजोन, हाइड्रोकोर्टिजोन स्टेरॉइड है, हाइड्रोकोर्टिजोन हेमिसक्सिनेट, लिखो तो लिखो नहीं, हेमिसक्सिनेट 100 mg IV स्टेट तुरंत, हाइड्रोकोर्टिजोन हेमिसक्सिनेट 100 mg IV, 100 mg IV स्टेट तुरंत चालू करें 100 mg, फॉलोड बाय 100 to 200 mg 4 to 8 आवरली इन्फ्यूजन, है ना। आप कह सकते हो कि उसके बाद फॉलोड बाय अगर अस्थमा का सीवियर अटैक आया है एक्यूट तेजी से, तो आप क्या क्या और कैसे कैसे मैनेजमेंट करेंगे, फॉलोड बाय 100 to 200 mg, 100 to 200 mg, बस वही देना, हाइड्रोकोर्टिसोन हेमिसक्सिनेट 100 to 200, 4 to 8 आवर्स आवरली, 4 to 8 आवरली, है ना। आप कह सकते हो इन्फ्यूजन, ओके, मे टेक अप टू 6 आवर्स टू एक्ट, 6 घंटे में असर आएगा, 4-6 घंटे तक का समय लग सकता है असर आने में, रिलीफ होने में। तो मे टेक अप टू 6 आवर्स टू एक्ट, यानी एक्ट असर आने में 6 घंटे तक का समय लग सकता है। बोलो यस और नो। ओके, दूसरा साल्बुटामोल का नेबुलाइजेशन भी कर सकते हो आप। तो पहला हाइड्रोकोर्टिसोन ये हो गया, अगर स्टेटस अस्थमेटिक का सीवियर अटैक है, तो दूसरा नेबुलाइज साल्बुटामोल, नेबुलाइज्ड साल्बुटामोल का नेबुलाइजेशन भी कर सकते हैं, साल्बुटामोल का नेबुलाइजेशन भी कर सकते हैं। 2.5 to 5 mg, 2.5 से 5 mg, 2.5 to 5 mg, यानी 2.5 से 5 mg आप ले सकते हैं, प्लस साल्बुटामोल के साथ इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड 0.5 mg 500 माइक्रोग्राम, प्लस इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, यानी साल्बुटामोल प्लस इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड के कॉम्बिनेशन का नेबुलाइजेशन, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, और यह आपका 0.5 होगा इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, और यह आपका होगा 0.5 mg। तो आप ये भी दे सकते हैं अगर अस्थमा का अटैक आ रहा है ना। नेबुलाइजेशन इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, और यह आपका 0.5 होगा इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, और यह आपका होगा 0.5 mg।
तो आप ये भी दे सकते हैं अगर अस्थमा का अटैक आ रहा है ना। ओके, तीसरा साल्बुटामोल टर्बिटालिन यानी 0.5 mg IM दे सकते हैं सबक्यूटेनियस, ये भी ऐड कर सकते हैं। साल्बुटामोल या टर्बिटालिन ये भी आप ऐड कर सकते हैं। टर्बिटालिन, साल्बुटामोल टर्बिटालिन ये भी ऐड कर सकते हैं 0.4 mg IM या सबक्यूटेनियसली कैन बी एडेड, ये भी ऐड किया जा सकता है। कैन बी एडेड, ये भी ऐड किया जा सकता है। ओके, अगला ट्रीट चेस्ट इन्फेक्शन, क्योंकि अस्थमेटिक स्टेटस अस्थमेटिकस में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना, तो एंटीबायोटिक थेरेपी चलेगी। ट्रीट चेस्ट इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन जब O2 का सैचुरेशन कम हो जाता है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा हो सकती है, आप भी जानते हैं। अगर वेंटिलेशन प्रॉपर ना हो मकान में तो माइक्रोब्स जल्दी ग्रो करते हैं, अनएरोबिक बैक्टीरिया। तो ट्रीट चेस्ट इन्फेक्शन विद इंटेंसिव एंटीबायोटिक थेरेपी, इंटेंसिव एंटीबायोटिक थेरेपी, एंटीबायोटिक थेरेपी, बायोटिक थेरेपी, दैट्स गुड। और इंट्यूबेशन एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन, इंट्यूबेशन भी किया जाएगा एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन, दैट्स गुड, टू मेंटेन O2, मैकेनिकल ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, दैट्स गुड। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करने वाली मेडिसिन और अस्थमा का ट्रीटमेंट पूरा होगा। 11:05 हुई है। आई विल टेक शार्प 5 मिनट ब्रेक एंड आई विल स्टार्ट एग्जैक्टली, यू विल सी विद इन 5 मिनट, 5 मिनट का ब्रेक ले लो और CNS का टॉपिक हम चालू करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सेडेटिव, हिप्नोटिक्स, एंटी एंजाइटी ड्रग्स, एंग्जियोलाइटिक ड्रग्स, है ना, तो वो हम टॉपिक चालू करेंगे।